हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस डिस्कस किया था। पाई बॉन्ड को डिटेल में क्लियर किया था। फिर ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है ये भी हमने डिस्कस किया था। आज वाली क्लास के अंदर हम डायपोल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में डायपोल मूवमेंट डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन रीड करने से पहले डायपोल मोमेंट समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन रीड करते हैं। बेसिकली डायपोल मोमेंट जो है एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। इसको बॉन्ड मोमेंट भी बोलते हैं। एक सिंगल बॉन्ड का जो डायपोल आता है उसको बॉन्ड मोमेंट भी बोलते हैं। ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास के अंदर अच्छे से। तो यहां पर जैसे HCl है, तो HCl में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन एटम से ज्यादा क्लोरीन एटम की है। तो H और Cl में ये जो बॉन्ड है वो पार्शियली क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड पेयर है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड पेयर है वो 2 क्लोरीन डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये साइन पार्शियल को बताता है। पार्शियल मतलब बहुत कम, जिसकी वैल्यू कम है, लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 से लेस देन 1 मतलब अब वो बहुत कम भी हो सकती है। अब यहां पर इस तरह के बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनता है, जैसे H और Cl, तो उस केस में क्या होता है कि दोनों एटम में से किसी एक एटम का Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। मतलब उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जैसे यहाँ क्लोरीन है, तो वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्लोरीन एटम है और ये HCl है। तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसका इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है और उसका इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो जो ये हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसका जेड इफेक्ट कम है और क्लोरीन के न्यूक्लियस का जेड इफेक्ट ज्यादा है। तो क्लोरीन इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगी, ज्यादा पावरफुल ढंग से खींचेगी। तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो पार्शियली किधर शिफ्ट हो जाता है, ये जो बॉन्ड पेयर है वो पार्शियली क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में, क्लोरीन के एटॉमिक स्फीयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हम बोलते हैं यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। और हाइड्रोजन के एटॉमिक स्फीयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो जाती है, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उधर खिसक के चल गया, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आए, इन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस को हम, ये एक तरह से इसमें 2 डिफरेंट पोल्स बन गए। ये 2 डिफरेंट पोल्स बन गए, पार्शियल पॉजिटिव पोल और पार्शियल नेगेटिव पोल। इस पोल, ये जो बन गया, इसी को ही हम डायपोल कह रहे हैं। दिस इज डायपोल, दिस इज डायपोल। तो ये हो गया हमारा डायपोल। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये डायपोल बन गया। और अगर यही बात अगर मैं होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे ये हुए, HH हुआ, Br2 हुआ, कोई भी हुआ, N2 हुआ, O2 हुआ, अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स 2 सिमिलर एटम्स के बीच में हैं, तो इस केस में दोनों ही न्यूक्लियस का जो फोर्स है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम है। तो ये जो बॉन्ड है वो बिल्कुल दोनों क्लोरीन न्यूक्लियस के बीच में रहेगा। यहाँ ये दोनों क्लोरीन एटम के स्फीयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, तो कोई चार्ज आएगा ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह के, तो यहाँ पर यानी N2, O2, F2, S2, Cl2, Br2, H2, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में
डायपोल क्रिएट ही नहीं होगा। और इस तरह के जो बॉन्ड हैं, इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं दीस बॉन्ड्स आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दीस बॉन्ड्स आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और यहां पर जो ये बॉन्ड बन गया, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। दिस इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब जिनमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैं, ठीक है, उनमें तो डायपोल क्रिएट ही नहीं होगा, लेकिन जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उनमें डायपोल क्रिएट होगा। और जिनमें डायपोल है तो हम इस तरह के मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। These type of molecules are called polar molecules. Polar molecules, जबकि अपन Cl2, H2, Br2 इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब हम मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें डायपोल्स होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिनमें कोई डायपोल नहीं होता है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो यहां पर तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब यहां पर हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल भी देखे जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए भी वो पोलरिटी शो नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मैं बात करूं H2O है, तो H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है। H2O एक क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये दोनों बॉन्ड पे 2 ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। H2O एक वी शेप मॉलिक्यूल है, 2 लॉन्ग पे 2 सिग्मा, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो H2O हुआ, NH3 हुआ, H2O है, NH3 है, तो इनमें ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब वाटर सॉल्वेंट है, तो हम इस सॉल्वेंट को पोलर सॉल्वेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर सॉल्वेंट। ये टर्म पहले भी आई है इसी चैप्टर में, और मैंने कहा था कि पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, हम आगे फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो वो आज वो डे आ गया जिस दिन हम पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही कहा, जो स्टूडेंट पेशेंस रख के आगे बढ़ता है वो विनर है, क्योंकि सारी चीजें एक क्लास में नहीं समझ में आती है। बहुत सारी टर्म्स पैरेलल हमको यूज करनी पड़ती है, ठीक है। और 11th में अब नई स्टूडेंट साइंस सीखता है, तो सारी टर्म्स को क्लियर होने में थोड़ा सा उनको टाइम लग जाता है। यस, NH3 है, तो NH3 में भी क्या हो जाएगा, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि NH3 H2O क्या है, डिसिमिलर एटम्स है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि जिनमें भी दो डिसिमिलर एटम्स के बीच के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स जिसमें डिसिमिलर एटम्स हैं, जैसे BeCl2, BF3, NH3, H2O, SO2, CO2, तो ये सारे पोलर होंगे। पर ऐसा हमने ऑब्जर्व नहीं किया। जैसे BeCl2 है, अब BeCl2 है, तो BeCl2 में 2 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब BeCl2 में 2 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद भी इसमें 2 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या है? देयर इज 2 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और ये 2 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये रहा एक डायपोल, ये रहा दूसरा डायपोल। इसके बावजूद भी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके बावजूद भी क्या है? इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मैं बात करूं BF3 की, तो BF3 CO2 ये भी नॉन पोलर मिले हमको। BF3 जब हमने ऑब्जर्व किया किसी भी टेक्निक से, तो ये हमारे को नॉन पोलर मॉलिक्यूल मिले। तो अब क्वेश्चन ये आ गया कि ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर डिसिमिलर एटम्स हैं,
ठीक है, तो वो पोलरिटी शो करेगा। तो फिर BeCl2, BF3, CO2, SO3 और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें जो डिसिमिलर एटम्स से मिलके बने हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स, हेट्रोपॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये हेट्रोपॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, होमो का मतलब सेम, H2Cl2 Br2, ये सब होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। O3 ओजोन, O3 होमो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। P4 होमो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फास्फोरस का फॉर्मूला P4 होता है। और ये सारे हेट्रोपॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, BeCl2, CO2, SO3, BF3 इनमें, और उसके बावजूद भी ये नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर क्यों है, और इसके बारे में हम डायपोल मोमेंट से डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के इस टॉपिक में हम डायपोल मोमेंट कंसेप्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हमको ये समझना है कि CO2, BeCl2, BF3 ये नॉन पोलर क्यों है। अब इसके अंदर क्या हो गया, जो डायपोल मोमेंट है, बेसिकली डायपोल मोमेंट एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई, कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा बेटा, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू का फॉर्मूला होता है Q इंटू L, डायपोल मोमेंट। म्यू इज द डायपोल मोमेंट, और Q क्या है, Q है चार्ज ड्यू टू पोलरिटी। ठीक है, L बॉन्ड लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो यहां पर जो है ये L तो बहुत इजीली समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस और क्लोरीन न्यूक्लियस, यानी ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल, इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड L। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड L। ठीक है, और दूसरी बात, Q चार्ज ड्यू टू पोलरिटी। Q जो है वो चार्ज ड्यू टू पोलरिटी है। तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। तो यहां हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से, साइन से नहीं। समझ में मैं क्या कह रहा हूं, जैसे HCl है, तो HCl पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की कुछ तो वैल्यू होगी, वो मैंने x अज्यूम कर ली, x कूलम। x की वैल्यू 1.6 भी हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 1.2 इंटू 10⁻18 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। x की वैल्यू, x कोई चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ तो वैल्यू होगी। और इसी तरह से यहाँ पर अगर जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, उतना ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, तो यहाँ पार्शियल -x आ जाएगा, और ये चार्ज आ गया इस वजह से। तो यहाँ जो चार्ज ड्यू टू पोलरिटी है, तो वो x, इसकी वैल्यू हम यहाँ x लिखेंगे। अगर बॉन्ड लेंथ y एंगस्ट्रॉम है, बॉन्ड लेंथ y एंगस्ट्रॉम है, तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ अगर y एंगस्ट्रॉम है और यहाँ चार्ज x कूलम है, तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू x लिखेंगे। ये बात अलग है कि उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो CGS यूनिट हो जाएगी, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो MKS यूनिट हो जाएगी, SI यूनिट हो जाएगी। तो Q की यहाँ Q की वैल्यू तो रखेंगे x कूलम, Q की वैल्यू तो रखेंगे x, और इसकी लेंगे y, यूनिट कन्वर्जन भी करेंगे, लेकिन वो अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जैसे आपको समझा रहा हूँ कि L की वैल्यू y है और इसकी वैल्यू x है। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, x इंटू y,
ठीक है, और x और y की यूनिट कन्वर्जन क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे कि x और y जिस यूनिट में दे रखे हैं, अगर ये दोनों सपोज करो इस यूनिट हटा दो, y और x और y दोनों SI में है तो SI में चलने देंगे, दोनों CGS में है तो दोनों को CGS में चलने देंगे। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ y है और इन दोनों के बीच में इनके ऊपर जो चार्ज आ रहा है प्लस x और माइनस x चार्ज आ रहा है, तो यहाँ x ले लेंगे। तो x तो क्या हो गया, x तो हो गया q की वैल्यू और l हो गया y। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट आएगा, इस प्रोडक्ट को हम, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल। एनीवे, अब हम आगे डिस्कस करें तो जो डायपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर, और इसका जो वेक्टर डायरेक्शन होता है वो वेक्टर डायरेक्शन होता है पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। इसका जो वेक्टर डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो इट्स वेक्टर डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। तो इसका वेक्टर डायरेक्शन कहां से कहां आया, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है और इट्स वेक्टर डायरेक्शन its vector direction from positive pole to negative pole, that is from less electronegative to more electronegative element। अब जब हमने वेक्टर क्वांटिटी कह दिया इसको, तो हमको मालूम है वेक्टर प्रॉपर्टी, वेक्टर का कंसेप्ट आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आपको ये बहुत वेल क्लियर है कि वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल भी करते हैं, वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करते हैं। तो यहां पर जो BeCl2 है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है, BF3 एक लीनियर मॉलिक्यूल है। तो यहां देखें आप, मैंने BeCl2 लिया, तो BeCl2 में 0 लॉन पे 2 सिग्मा है। BeCl2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, BeCl2 इज लीनियर मॉलिक्यूल। अब जब ये लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसमें दो डायपोल हो गए, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। और इसमें यहां पर तो एक डायपोल वेक्टर तो इस तरफ काम कर रहा है और वेक्टर एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो यहां पर इन दोनों, ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो गया और ये लीनियर मॉलिक्यूल है, दिस इज द लीनियर मॉलिक्यूल। अब इस केस में क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो बोथ वेक्टर ऑफ BeCl2, यानी यहां टू बॉन्ड मूवमेंट है, ये बॉन्ड मूवमेंट है, ये बॉन्ड मूवमेंट है, और ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो पोलरिटी आती है उसको अपन डायपोल बोलते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा। एक इंडिविजुअल, अगर जैसे एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे बॉन्ड है, जैसे इस मॉलिक्यूल में, मतलब सॉरी, एक से ज्यादा बॉन्ड है, जैसे यहाँ इसमें 2 बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के मूवमेंट को बॉन्ड मूवमेंट बोलेंगे, इधर भी बॉन्ड मूवमेंट बोलेंगे। ये दोनों बॉन्ड मूवमेंट अगर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो नेट डायपोल 0 हो जाएगा। तो यहां पर ऐसा ही हो रहा है कि दोनों वेक्टर डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो म्यू टोटल इस मॉलिक्यूल का आ जाता है वो आ जाता है 0। और अगर म्यू 0 है तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है, यानी कहने का मतलब इसकी जो पोलरिटी है वो कैंसिल आउट हो गई, इसमें जो पोल्स, जो दोनों डायपोल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर गए। यही अगर हम बात करें SnCl2 की, तो SnCl2 में है 1 लोन पेयर, क्योंकि Sn है कार्बन ग्रुप का, तो
number of valence electron 4 minus 2 divided by 2, 1 lone pair and 2 sigma 3HS sp2। तो Sn में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, पर उसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 तो बनाएंगे बॉन्ड पेयर और एक बना देगा लोन पेयर। तो ये हो गया लोन पेयर, ये लोन पेयर हो गया। तो ये हो गया 1 लोन पेयर और 2 सिग्मा। अब sp2 तो होता है ट्राइगोनल, sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्राइगोनल प्लेनर जाते हैं और उसमें से फिर एक हो गया लोन पेयर। तो लोन पेयर तो शेप में पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो ये अच्छा। अब क्या हो जाएगा, इस लोन पेयर का रिपल्शन होगा, लोन वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल करेगा। तो ये जो Sn है यहाँ, ये और इसका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड एंगल लेस देन 120 हो जाएगा। अगर ये लोन पेयर नहीं होता, तीनों बॉन्ड होते तो 120, तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया, लेस देन 120 लोन पेयर की वजह से, और ये लोन पेयर हो गया। खैर, हमको इसके शेप से अभी मतलब नहीं था, पर फिर भी मैंने शेप बता दिया, वी शेप हो गया ये। अब देखो, अब यहां पर क्या हुआ, ये यहां पर अब एक क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड इधर खिसकेगा, ये बॉन्ड इधर खिसकेगा, तो यहां पर 2 डायपोल आ जाएंगे। Sn और क्लोरीन का एक इधर डायपोल आ जाएगा और Sn और क्लोरीन का एक डायपोल इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में अब ये दोनों डायपोल, एक डायपोल डायरेक्शन इस तरफ है और एक डायपोल डायरेक्शन इस तरफ है, यानी ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि वेक्टर तब कैंसिल करते हैं जब 180 पर हो, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है और उस बॉल को आपने दोनों तरफ 180 डिग्री के एंगल पर 2 इलास्टिक रबड़ बांध दिए। अब उन दोनों रबड़ को आप यूं खींच रहे हो तो बॉल किधर जाएगी, बॉल बिल्कुल सेंटर में ही रहेगी, जबकि आप कितना भी फोर्स लगा दो, ठीक है, लेकिन बॉल आपको हमेशा वो बॉल है और ये मेरे दोनों हाथ जो हैं वो टर्मिनल एटम्स हैं, और वो जो इलास्टिक रबड़ है वो हो गया, वो जो इलास्टिक रबड़ है, जैसे ये बॉल है और हमने क्या कर दिया, यहाँ एक इलास्टिक रबड़ बांध दिया और यहाँ इलास्टिक रबड़ बांध दिया। अब मैं इस रबड़ को इधर खींच रहा हूं, इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं, और इस रबड़ को इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से मैं ये ब्लू वाले इसको खींच रहे हैं, इस इलास्टिक रबड़ को जिस फोर्स से ब्लू स्फीयर खींच रहा है, ये वाला खींच रहा है, उसी स्पीड उसी फोर्स से ये खींच रहा है, यानी ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही ये लगा रहा है, तो ये बॉल बिल्कुल सेंटर में रहेगी। ये बॉन्ड लेंथ भी, अगर ये बॉन्ड लेंथ यहां से लेके यहां तक x है, ये वाली बॉन्ड लेंथ सपोज करो यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस x डिस्टेंस है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, यानी ये सेंटर वाली डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये अगर x है तो यहाँ पर भी क्या रह जाएगी, x, यानी ये डिस्टेंस x है तो ये भी x रहेगी, और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल मेंटेन रहेगा, और ये बॉल न इधर जाएगी ना इधर जाएगी, और इस पे नेट फोर्स बैलेंस हो गया, क्योंकि एक फोर्स डायरेक्शन इधर है एक डायरेक्ट, तो दोनों फोर्स वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो इस पे उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, BeCl2 के अंदर तो क्या हुआ, BeCl2 के अंदर यही हुआ कि दोनों क्लोरीन इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों फोर्स वेक्टर ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ये डायपोल मोमेंट 0 आ गया। लेकिन यहाँ शेप वी शेप है, दोनों फोर्स नीचे की तरफ खींचेंगे, तो Sn का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो दोनों क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो न इधर शिफ्ट होगा न इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर जो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है यहाँ पर ये वाला बेरिल, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जिस फोर्स से ये क्लोरीन खींच रहा है
उसी फोर्स से ये वाला क्लोरीन खींच रहा है। इस वजह से यहाँ बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रहेगा वो सिमेट्रिकल रहेगा, यानी नॉन पोलर रहेगा, और ओवरऑल मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल रहेगा, नॉन पोलर रहेगा, यानी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मतलब वो नॉन पोलर। और यहाँ पर क्या होगा, दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो दोनों क्लोरीन नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो जो टिन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, एसएन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्लोरीन एटम्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी एक तरह से वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो क्लोरीन यहां पर एसएन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दोनों क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां पर जो हम ये कहें कि यहां पर ये क्लोरीन, ये जो क्लोरीन का जो ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुछ इस तरह से चला जाएगा। ये हो गया, ये जो ब्लू शेड बना रहा हूं वो एसएन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जबकि यहां पर देखो, यहां पर ये जो ब्लैक वाला, यहां पर ब्लैक है ये, ठीक है। अगर मैं तो यहां पर जो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रहेगा वो सिमेट्रिकल रहेगा, बिल्कुल स्फीयर है, और यहाँ ये स्फीयर नहीं, ये खिंचा हुआ है, इस तरफ आ गया इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये खिंच के इधर आ गया, तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। इसमें एसएन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरह से है, किस तरफ खिंचा हुआ है, क्लोरीन की तरफ। यहां पर नो डाउट क्लोरीन खींच रहा है, पर ये, लेकिन इसका शेप लीनियर होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे जितना इस बेरिलियम के इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर ये क्लोरीन जितना फोर्स डाल रहा है उतना ये डाल रहा है, तो इसकी सिमेट्री मेंटेन रहेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है। पोलर मॉलिक्यूल वो हैं जिनका टोटल डायपोल मोमेंट 0 आ जाए, मॉलिक्यूल थ्रू आउट सिमेट्रिकल हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो हैं जिनका टोटल डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 हो, जिनका टोटल डायपोल मोमेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो सिमेट्रिकली सिस्टम, तो ये मोर स्टेबल होते हैं। मैंने आपको एटम से पढ़ा रहा हूं, जो सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी, जैसे नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो वो स्टेबल है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन का फुली फील्ड है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो वो स्टेबल है। हम एटम में भी हंट्स रूल में डिस्कस कर चुके हैं, तो सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और ये क्या हो जाते हैं, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, यू लिख लो। किनसे, नॉन पोलर से, ठीक है ना। यानी इसका बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिक, एसएन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बिल्कुल इस तरह से सिमेट्रिकली स्फीयर नहीं होगा, ये खिंच जाएगा इस तरफ। मैं ये कह रहा हूं, अगर सिमेट्रिकल होता तो मैं ऐसे लिखता, ठीक है ना। और ये क्लोरीन के तो खींच रहे हैं अपनी तरफ, ये क्लोरीन दोनों, ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अनसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये नहीं है, ध्यान देना, ये है, और यहां पर ये है, सिमेट्रिकल है, यहां पर BeCl2 है। तो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां दोनों जो बॉन्ड मोमेंट है ये वाले है, इनका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आता है। इसकी तो कुल मिला के आप ये ध्यान रखो, शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बताऊं, तो जो भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे नॉन पोलर होंगे, डायपोल मोमेंट 0 होंगे उनके। अब जैसे हम देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं BF3 और NF3 का। BF3 में क्या है, BF3 के अंदर 0 लॉन पेयर 3 सिग्मा है, 3 HS है, sp2 है। NF3 में 1 लॉन पेयर 3 सिग्मा है, 4 HS है, sp3 है। इसका शेप ट्रायगोनल पिरामिडल है।
अब देखो हाइब्रिडाइजेशन बहुत डिस्कस हो चुका है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने। और ये है ट्राइगोनल प्लेनर। अब BF3 की जब मैं बात करूंगा, BF3 की जब मैं डिस्कशन करूंगा, तो ये आ जाएगा। ये BF3 और ये NF3, ये ट्राइगोनल पिरामिड है। और इसका ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर रिपल्शन हो गई, वो ठीक है, वो बात की बातें हो गई। अभी अपन डायपोल डिस्कस कर रहे हैं, पहले बात कर चुके हैं उसके बारे में। अब BF3 में भी क्या है, 3 डायपोल है बेटा, 1 2 3। तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल। तो इसमें 3 बॉन्ड मूवमेंट है। और अगर हम ये बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो यहां पर क्या हो गया, ये जो तीनों बॉन्ड हैं, ये तीनों यहां पर अब वापस बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल हो गया। बोरोन यहां पर ये तीनों के तीनों जो वेक्टर डायरेक्शन है वो 120 के एंगल पर है। एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, और एक इस डायरेक्शन में है। तो ये तीनों बिल्कुल सिमेट्रिकली एक दूसरे को रिपेल सिमेट्रिकली है, तो एक दूसरे को, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तीनों वेक्टर हैं, और तीनों वेक्टर 120 के एंगल पर होने की वजह से, सिमेट्रिकल होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। वही वाली बात, इसको बॉल मान लो, ये 3 इलास्टिक रबड़ हैं, और 120 के एंगल पर इन 3 इलास्टिक रबड़ को रख लो आप, और फिर है ना, आप तीनों, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये इलास्टिक रबड़ है। अब ये फ्लोरीन इन तीनों इलास्टिक रबड़ को अपनी तरफ खींच रहा है, तो बोरोन कहां रहेगा, सेंटर में रहेगा। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स फिर बैलेंस हो गया। तो अब ये सिमेट्रिकल ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसका म्यू टोटल क्या हो जाएगा, मैं खाली म्यू लिख रहा हूं, उसका मतलब म्यू टोटल ही है, 0 हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। लेकिन अगर मैं NF3 की बात करूं, तो NF3 के अंदर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा। अब फ्लोरीन जब ज्यादा खींचेगा, तो डेफिनेटली यहां पर भी 3 डायपोल्स आएंगे, ये 3 डायपोल है, और तीनों डायपोल्स का जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है, एक तरह से नीचे की तरफ है। तो अब यहां पर जो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो अब इस तरह से सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। यहां पर जो ये नाइट्रोजन के जो बॉन्ड पेयर्स के इलेक्ट्रॉन है, वो पूरे के पूरे नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी यहां पर जो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो नाइट्रोजन की सिमेट्रिकल ना होकर तीनों जगह इस तरह से टूवर्ड्स किधर शिफ्ट हो गई, इधर खिंच गई। यानी ये टोटल नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ खिसक गया, फिर ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। इसके तीनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, उल्टा ऐड कर रहे हैं, नीचे की तरफ फोर्स हो गया। नेट फोर्स फील करेगा नाइट्रोजन, नेट फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम नेट फोर्स वर्क कर रहा है, खिंच रहा है नीचे की तरफ, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपने सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन तीनों 120 के एंगल पर है और इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर हो गया। यहां पर तीनों फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और तीनों फ्लोरीन इस तरह से है। ठीक है, मैंने जिसको पकड़ रखा है वो नाइट्रोजन है, और ये जो मार्कर की केप है, ये तीनों मार्कर की केप को फ्लोरीन मान लो, तो ये नीचे की तरफ खींचेगा। तो ये जो मेरा हाथ है, इसको अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मान ले, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फ्लोरीन्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ म्यू टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0, और ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाएगा, मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये फिक्स है कि जहां पर भी
सिमेट्री है वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, जहां पर भी अनसिमेट्री है वो मॉलिक्यूल पोलर हो जाएंगे। अब यहां पर है ना, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल का मतलब एक मीनिंग और क्लियर कर दूं कि जैसे स्टूडेंट क्या लर्न कर लेते हैं, स्टूडेंट ये लर्न कर लेते हैं कि सारे ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं। बेटा गलत, सारे ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उनके टर्मिनल भी सेम होने चाहिए। सपोज करो मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन लगा दिया और 2 फ्लोरीन लगा दिए, तो अब ये पोलर हो गया। क्योंकि क्या हो गया, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है और फ्लोरीन का ज्यादा है। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, कम है। यानी क्लोरीन खींचेगा तो सही, लेकिन कंपैरेटिवली फ्लोरीन से कम खींचेगा। तो फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर जो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ऐसे सिमेट्रिकल नहीं रहेगा सेंटर एटम का, वो इन दोनों फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहेगा। यहां मैं ये बोलूं, अब यहां पर एक डायपोल ये बन गया, दूसरा डायपोल ये बन गया, तीसरा डायपोल ये बन गया। तो अब तीनों डायपोल इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं हैं, तीनों डायपोल इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं हैं। अब जब तीनों डायपोल इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं हैं तो वो क्या होगा, तीनों डायपोल इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस क्लोरीन की तरफ तो यहां से फोर्स कम है और इधर ज्यादा है, तो थोड़ी अनसिमेट्री आ जाएगी। और अगर मैं इस डायपोल की बात करूं तो इस डायपोल में मैं क्या लिखूंगा, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू एल, इधर से इस ये Q1 L1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर म्यू क्या आ जाएगा, म्यू1 या म्यू2 हो जाएगा Q2 इंटू L2, और ये वाला भी वही है, सेम ही है, ठीक है, म्यू2 क्योंकि तो Q2 इंटू L2। अब आप देख लो यहां जो है, यहां पर ये जो मैग्नीट्यूड है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वो डिफरेंट है, ये बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है जो 2 कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड एटम है उनके 2 न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम। ये देखो बेटा मैं समझा रहा हूं, ये देखो जैसे ये बोरोन एटम है, ये क्लोरीन एटम है, ओवरलैप कर गया तो ये बोरोन का न्यूक्लियस, ये क्लोरीन के न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहेंगे। और अगर BF है तो ये बोरोन है और ये फ्लोरीन है, तो बोरोन न्यूक्लियस और फ्लोरीन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहेंगे। क्लोरीन का एटम बड़ा है, ठीक है, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी और ज्यादा बड़ी होगी, ये दोनों बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, यानी ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यू L1 है, ठीक है ना, तो L1 ज्यादा बड़ी होगी किससे, L2 से। तो कुल मिला के म्यू1 और म्यू, यहां पर जो म्यू1 की वैल्यू है, यानी इन म्यू1 की वैल्यू म्यू2 के बराबर नहीं है, तो ये तीनों एक दूसरे को इक्वली कैंसिल नहीं कर पाएंगे। नेट डायपोल मूवमेंट थोड़ा बहुत रह जाएगा, थोड़ा बहुत तो कैंसिल होगा लेकिन फिर भी रह जाएगा डायपोल मूवमेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर तीनों डायपोल एक दूसरे को परफेक्टली क्या नहीं कर पाएंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जो म्यू टोटल रहेगा, यहाँ जो म्यू टोटल रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, कुछ वैल्यू रह जाएगी, तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो अब आपको मैं, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ बड़ी, ये दोनों छोटी। यहाँ पर ये तीनों बॉन्ड लेंथ सेम है, यहाँ पर इसका म्यू1, इसका म्यू1, इसका म्यू1, यानी ये सारे के सारे डायपोल बॉन्ड मूवमेंट की वैल्यू सेम है। यहाँ जितना बॉन्ड मूवमेंट आएगा उतना ही यहाँ बॉन्ड मूवमेंट आएगा, उतना ही बॉन्ड मूवमेंट आएगा। तीनों बॉन्ड मूवमेंट का एडिशन भी 0 आ जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान दो बेटा कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि टर्मिनल एटम भी सेम हो, ताकि बॉन्ड लेंथ सेम हो जाए, पोलरिटी सेम हो जाए। तो यहां पर ये मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये लेस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज्यादा होता है पोलरिटी बढ़ती है। तो BF बॉन्ड इज मोर पोलर, BCl बॉन्ड इज लेस पोलर। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ना कौन से मॉलिक्यूल
पोलर होंगे सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, टर्मिनल एटम भी सेम हो। तो अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, क्वेश्चन ये है। तो मैं ये लिख रहा हूं all symmetrical molecules having same terminal atoms, जनरली कोई एक्सेप्शन आएगा तो डिस्कस करेंगे, पर अब जनरल स्टेटमेंट तो यही है, ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, दैट इज उनका जो म्यू टोटल बनता है वो कितना होता है, 0। उनका जो म्यू टोटल बनता है वो क्या आ जाता है, उनका जो म्यू टोटल है वो 0 आता है। अब वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए, ट्राई एटॉमिक लीनियर, ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम, जैसे देखो BeCl2, ठीक है, CO2, ये सब लीनियर मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं मैं, HCF2 एक्सेट्रा। 3 मॉलिक्यूल है, तो सारे लीनियर मॉलिक्यूल आप देख लो, मैंने HCF2, CO2 ये सारे लीनियर मॉलिक्यूल आप मेरे प्रीवियस क्लासेस में देखो तो ये एग्जांपल करवा भी रखे हैं मैंने। अच्छा, अब सेकंड, फिर भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, पहले ये देख लो। सेकंड, ट्रायगोनल प्लेनर। अब इसमें ये तो क्लियर है, मैंने क्लियर ही कर दिया, हैविंग सेम टर्मिनल एटम, तो जैसे BF3, BCl3, ये सारे, इन सबके डायपोल मूवमेंट क्या होंगे, 0। सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल, यानी टेट्राहेड्रल, तो यहाँ सिमेट्रिकल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिख दिया। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो CF4 हो, चाहे वो CCl4 हो, चाहे वो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हो, एक्सेट्रा। अब आप फिर परेशान होने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो आ जाएगा कि CCl4 का डायपोल मोमेंटम 0 है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, CCl4 लोगे, उसने पूछ लिया, आप क्या करोगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे, 4 - 4 डिवाइड बाय 2, 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल आ गया। क्योंकि हमने VSEPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से पढ़ रखा है, तो हम वहां से शेप फाइंड आउट कर लेंगे। फिर भी मैं इनके वापस करके बता रहा हूं, एक बार लिखने दो मेरे को, ताकि एक बार कलेक्शन हो जाए सारा। लीनियर टेट्राहेड्रल, अच्छा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, जैसे PCl5 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल आपको नहीं लर्न करने हैं, आपको ये देखना है भाई, ये वाले मॉलिक्यूल, और ये भी अब याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है शेप सारे। और स्क्वायर प्लेनर HCF4 और ऑक्टाहेड्रल यानी स्क्वायर बायपिरामिडल SF6 एक्सेट्रा। तो आप खाली ये 6 शेप्स हैं, लीनियर, ट्रायगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, SP, SP2, SP3, SP3D, SP3, ये वही आ रहा है SP3D2, ठीक है। तो ये सारे हो गए, ये कुछ मैंने मॉलिक्यूल्स ये लिखे हैं। आप कैसे पहचानोगे कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, तो आप देख लो, अगर उसमें सिमेट्री आ रही है, तो समझ जाओ वो नॉन पोलर है, और अगर सिमेट्री नहीं आ रही है तो उसमें पोलरिटी है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप HCF2 पोलर है कि नॉन पोलर है, देख लेते हैं। तो HCF2 पोलर है या नॉन पोलर है, तो अब आप क्या करोगे, आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 - 2 डिवाइड बाय 2, ये आ गए 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, ये हो गए हमारे पास 5 Hs। sp3d का जो ऑर्बिटल अरेंजमेंट होता है, वो ऑर्बिटल अरेंजमेंट कौन सा होता है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अब ये चीजें जिन स्टूडेंट को हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट और
VSEPR थ्योरी क्लियर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है, तो वो फिर ये टॉपिक भी इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आप देख लो ये फ्लोरीन मैंने क्या बताया था, हाइब्रिड स्टेट जब ऑड नंबर में होती है तो ये तो एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, तो लोन पेयर कहाँ आएंगे, लोन पेयर रखे जाएंगे इक्वेटोरियल पर। अब ये तीनों लोन पेयर सिमेट्रिकली रिपेल करेंगे और तो इसमें कोई डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होगा। ये तीनों लोन पेयर इन दोनों फ्लोरीन बॉन्ड्स को इक्वली रिपेल कर रहे हैं 120 से, तो ये फ्लोरीन का जो ब्लू बॉन्ड है वो अपनी मीन पोजीशन पर ही मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, एग्जैक्ट लीनियर हो गया। अब एक फोर्स ऊपर जा रहा है, एक फोर्स नीचे जा रहा है फ्लोरीन का, ये एक डायपोल और ये दूसरा वाला डायपोल, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, दोनों इन्हें एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लीनियर शेप है और ये हो गया डायपोल मूवमेंट इसका 0। तो therefore HCF2 is a non-polar molecule. HCF2 is a non-polar molecule. और ये अगर V शेप आ जाता जैसा SnCl2 में आया तो फिर उस केस में ये पोलर हो जाता। अगर हम बात करें यही SF4 की, तो SF4 में वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 - 4 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 1 लोन पेयर 4 सिग्मा, हाइब्रिड स्टेट 5 आ गई, sp3d और sp3d का जो ऑर्बिटल अरेंजमेंट है वो क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसमें कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, तो वो 1 लोन पेयर कहाँ रखा जाएगा, वो 1 लोन पेयर यहां रखा जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बाकी चारों फ्लोरीन हैं, ये चारों फ्लोरीन एटम है, तो अब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इस बॉन्ड को भी रिपेल करेगा और इस बॉन्ड को भी रिपेल करेगा। तो ये चारों बॉन्ड अपनी मीन पोजीशन से, तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सीसो शेप हो जाएगा, इरेगुलर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, और शेप इसका कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इरेगुलर टेट्राहेड्रल हो गया। तो अब यहाँ पर अब इसके डायपोल तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया, इसके डायपोल जिस डायरेक्शन में बॉन्ड है उस डायरेक्शन में डायपोल्स हैं, तो ये कैंसिल करेंगे नहीं, तो ये म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो देखो हम अपने आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो कैसे कर रहे हैं, हमको हाइब्रिडाइजेशन आना बहुत जरूरी है बेटा। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा, इसी तरह से जैसे ClF3 था तो वो डिस्टोर्टेड T था, ClF3 निकाल लो, 2 लोन पेयर 3 सिग्मा आएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, ये तीनों फ्लोरीन आ जाएंगे और यहाँ एक और लोन पेयर आ जाएगा sp3d, तो ClF3 भी पोलर मॉलिक्यूल है। अब आप करो खुद बेटा, ये अब कर सकते हो, जैसे HCF4 में फाइंड आउट करो, चलो वीडियो पॉज कर लो और एक बार HCF4 में फाइंड आउट करो, फिर मैं जो सॉल्यूशन करूंगा वो देखना आप। तो ये देखो HCF4 में क्या हो गया, 8 - 4 डिवाइड बाय 2 लोन पेयर 4 सिग्मा, हाइब्रिड स्टेट 6, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 और sp3d2 का जो ऑर्बिटल अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, ऑर्बिटल अरेंजमेंट स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है। तो सेंटर में जिनोन और ये स्क्वायर बन जाएगा, एग्जैक्ट स्क्वायर होगा बेटा, ये फ्लोरीन और स्क्वायर बाइपिरामिडल। चलो एक मिनट, फ्लोरीन बाद में लिखते हैं। अब इसमें जो लोन पेयर है वो अपन यहां पर रखते हैं एक्सियल पे, वैसे तो सारे आइडेंटिकल है यहाँ, लेकिन हाँ मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे रखते हैं 2 लोन पेयर। अब दोनों लोन पेयर यहाँ आ गए और ये फ्लोरीन, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अब ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जो जिनोन का ऊपर वाला लोन पेयर है ये चारों फ्लोरीन को नीचे की तरफ रिपेल करेगा और नीचे वाला लोन पेयर चारों फ्लोरीन को ऊपर की तरफ रिपेल करेगा।
तो नेट फोर्स तो बैलेंस हो गया, और यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल बन गया, ये मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर बन गया। और यहाँ इस केस में क्या हो गया, चारों फ्लोरीन एक दूसरे को सिमेट्रिकली अगर बिल्कुल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर बनेगा, और सेंटर में फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो अब इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो चारों इक्वली एक दूसरे को करेंगे, तो ये सिमेट्रिकल स्क्वायर प्लेनर हो गया, और इसका टोटल डायपोल मोमेंट 0 हो गया, ये नॉन पोलर हो गया। तो यूं नहीं है कि SF4 पोलर था तो HCF4 भी पोलर हो जाएगा, नहीं, आपको उसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके VSEPR थ्योरी लगा के उसका शेप फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही उसका आंसर देना है। आप देखो, मैं CO2 की बात करूं तो मैंने बताया था आपको CO2 के अंदर ऑक्सीजन की डबल वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी होती है। तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, 2 ऑक्सीजन है तो टोटल बॉन्ड 4, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना देगा कार्बन के साथ, कार्बन की वैलेंसी 4 भी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ 0 लोन पेयर एक एलिमेंट एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ हाइब्रिड स्टेट क्या आ गई, 2HS, और 0 लोन पेयर 2 सिग्मा लीनियर। तो आप देख लो यहाँ पर ये और पाई बॉन्ड तो हमेशा पैरेलल बनता है सिग्मा बॉन्ड के, ठीक है, उसके साथ ही तो बनता है, डायरेक्शन तो वही होता है। तो ये CO2 में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा हो गया, पाई हो गया, लेकिन सिग्मा और पाई एक ही डायरेक्शन में बनेंगे, खाली मॉलिक्यूलर प्लेन के अबव और बिलो होता है, वो लास्ट क्लास देखो आप, प्रीवियस क्लास में मैंने पाई बॉन्ड अच्छे से डिस्कस करा हुआ है। तो दोनों पैरेलल बॉन्ड बनते हैं, तो दोनों ही बॉन्ड इधर ऑक्सीजन की तरफ इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर भी ये दोनों ही बॉन्ड इक्वल फोर्स से इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक डायपोल इधर है, एक डायपोल इधर है, लेकिन और ये 180 का एंगल है, यानी एक दूसरे को इक्वली कैंसिल कर रहे हैं, ये म्यू टोटल 0 हो गया इसका, ठीक है। इसको ये हो गया, कुल मिला के ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो CO2 मॉलिक्यूल क्या हो गया, CO2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह से अगर मैं SO2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो SO2 की बात करूं, SO3 की बात करूं, तो जो SO2 है, SO2 में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, 2 ऑक्सीजन है तो 4, वही वाली बात है, 2 ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड, 2 1 लोन पेयर आ जाएगा, और ये 2 सिग्मा, क्योंकि एक एलिमेंट एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 3HS sp2। तो sp2 में sp2 का मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। अब इसमें 2 ऑक्सीजन है और एक ये लोन पेयर है, तो ये तो हो जाएगा लोन पेयर और ये लोन पेयर, और फिर ये इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर, 1 लोन पेयर 2 सिग्मा, V शेप, क्योंकि लोन पेयर का कोई शेप में पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लोन पेयर तो इस सल्फर के एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन ही है, वो बाहर नहीं है, ये तो जस्ट समझाने के लिए बताया, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ये V शेप हो गया, दोनों बॉन्ड ये इधर खींच रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड इधर खींच रहे हैं, टोटल सल्फर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ये म्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो पाई बॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं, आप तो सीधा देखो 1 लोन पेयर 2 सिग्मा, V शेप नॉन पोलर, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल नॉन पोलर, डिस्टॉर्टेड T नॉन पोलर, V शेप नॉन पोलर, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल नॉन पोलर, स्क्वायर बायपिरामिडल SF6 नॉन पोलर। पोलर कौन, मैंने शायद सही बोला, गड़बड़ तो नहीं बोला, जितने भी शेप डिस्टॉर्टेड हैं, यानी डिस्टॉर्टेड T, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, V शेप, ये सारे मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, और जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं।
अब आप देखो SO3 की बात करूं मैं, बस ये फाइनल एग्जांपल है SO3। तो SO3 अब आप खुद क्वेश्चन कर सकते हो। SO3 में सल्फर पर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, ये 3 है तो 6 - 6 डिवाइड बाय 2, 0 लोन पेयर 3 सिग्मा 3HS sp2। तो ये 0 लोन पेयर 3 सिग्मा मतलब ये हो गया ट्रायगोनल प्लेनर, सिमेट्रिकल ट्रायगोनल प्लेनर। और तीनों वेक्टर ये दो सारे ये, तो ये म्यू की वैल्यू 0 हो गई, नॉन पोलर हो गया। ये कौन सा हो गया? ये नॉन पोलर हो गया। अगर मैं इसी की जगह जिनोन ले लेता मैं Xe, ठीक है, जिनोन XeO3, XeO3, तो जिनोन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 माइनस कितना आ जाएगा? 6 डिवाइड बाय 2, 1 लोन पेयर 3 सिग्मा 4HS sp3, 1 लोन पेयर 3 सिग्मा ट्रायगोनल पिरामिडल, यानी ट्रायगोनल पिरामिडल इज अ नॉट सिमेट्रिकल शेप, म्यू ग्रेटर देन 0, दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, यानी ये जिनोन और ये तीनों डबल बॉन्ड इस तरह से, और ये लोन पेयर। खैर, तो अब मैं आज वाली इस क्लास को देखने के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया कि हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब उसके एप्लीकेशंस और भी हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो पर इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लूं मैं। एस क्यू इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 ESU। ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड D इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो म्यू इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। यानी यहां पर हम जो सीधी बात है, आप इस लैंग्वेज को भले कंफ्यूज मत करो, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। जो डायपोल मोमेंट की यूनिट लेते हैं, आप तो सीधा आम खाने से मतलब रखो इस केस में कि यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट अगर आपसे कोई पूछे हम क्या लेते हैं, तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट जो हम लेते हैं वो लेते हैं डी बाई। क्या लेते हैं? डी बाई, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट, डी से लिखते हैं, ये रहा देखो डी बाई। ठीक है, ये डी बाई यूनिट जनरली यूज करते हैं। और 1 डी बाई जो होता है वो होता है 1 × 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब ये चार्ज की यूनिट होती है बेटा, ठीक है ना। तो 4.8 × 10⁻10 ESU जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम की। तो अब इसमें कंफ्यूज मत करो, क्योंकि तो फिजिक्स में पढ़ोगे आप यूनिट्स, कूलाम्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया 4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम है, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ESU में देखें, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में देखें, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम, या एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 4.8 × 10⁻10 ESU। लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे ये देखो बेटा, जो अधिकतर कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे ये Na है, तो Na से Na+ बन गया और Cl- बन गया, ठीक है। अब समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को। Na पर चार्ज कितना है? +1, Cl पे -1, ये तो ठीक है, बोलने में आता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यूनिट वाइज बात करें, +1 +2 तो यूं ही हमने चार्ज बता दिया है। ये ठीक है, आयनिक बॉन्ड में बोलते हैं अपन, लेकिन +1 -1 चार्ज नहीं होता है, चार्ज का कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ना। तो Na, तो देखो क्या हुआ, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इधर से इधर गया, तो यहाँ +1 चार्ज है, -1 है, तो ये सोडियम तो क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया, तो क्लोरीन पर कितना चार्ज है? क्लोरीन पर चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कितना चार्ज है? Cl- पर एग्जैक्ट चार्ज कितना है? आपसे कोई पूछे Cl- पर चार्ज कितना है, तो आप लिखोगे 1.6 × 10⁻19 कूलाम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें घुसा है।
अगर ESU में पूछे Cl माइनस पर कितना चार्ज है तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, ध्यान रखना। इसी तरह से आपको Na प्लस पे पूछे कितना चार्ज है तो भी यही है, क्योंकि अब इसमें क्योंकि जो चार्ज प्रोटॉन पे होता है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल टू प्रोटॉन का चार्ज इक्वल टू ये। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कंफ्यूज मत करो। जैसे हम बोलते हैं सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स है, तो सोडियम के न्यूक्लियस में 11, सोडियम के न्यूक्लियस में क्या है, सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर 11, यहां थोड़ा स्पेस इसलिए बनाया आपको समझाऊं, जैसे सोडियम है बेटा, अब सोडियम एटम में ध्यान देना, ये रहने देता हूं। अब जैसे सोडियम एटम की बात करो तो सोडियम का ये न्यूक्लियस है और इसमें +12 लिखते हैं, यानी 12 +12 का मतलब +12 प्रोटॉन है, और उसके चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ 11 इलेक्ट्रॉन्स। एक सोडियम का सिंपल एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ठीक है। तो सोडियम में क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 11 इंटू 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, ठीक है। लेकिन सोडियम में 11 प्रोटॉन है, मैंने भूल से 12 लिख दिया। सोडियम एटम में क्या है, सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज कितना हुआ, 11 इंटू 4.8 इंटू 10⁻10। अब 11 प्रोटॉन पे चार्ज कितना हुआ, 11 इंटू 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, जो भी आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहा है। अब अगर इसमें से तो अब नेट चार्ज कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो नेट चार्ज है और प्रोटॉन का नेट चार्ज है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट चार्ज कितना रहा, नेट चार्ज 0 रहा। क्यों रहा, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज सोडियम पर कितना रहा, नेट चार्ज ऑन सोडियम एटम कितना रहा, 0। ठीक है, क्योंकि दोनों पे इक्वल है। और अगर ESU नहीं पूछ के कूलाम पूछे तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU की जगह 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम लिख दो। अब क्वेश्चन ये है कि है ना, अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ये निकल गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो ये ऑर्बिट भी हट गई। अब हमारे पास क्या हुआ, Na+। अब मैं बात कर रहा हूं Na+ की, ठीक है। Na+ की बात करूंगा तो Na+ में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। Na+ में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। अब पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा था, 0। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिफरेंस आता है वो 0 था पहले, क्योंकि जितना इस पे था उतना इस पे था, ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर है। अब देखो डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये 10 आ गया। अब देखो Na+, अब Na+ के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो कितना चार्ज एक्स्ट्रा रह गया, 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, खाली एक प्रोटॉन का एक्स्ट्रा चार्ज रह गया, वो कितना है, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। इसका मतलब आपको कोई पूछे कि नेट चार्ज और Na+ कितना हुआ, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, और अगर पूछ ले कूलाम में कितना है तो 1.6 इंटू 10⁻19। समझ में आ गई बात। तो Na+ पर अगर ESU में यूनिट, अगर Na+ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट वाला चार्ज पूछे तो लिखोगे Na+ पर नेट चार्ज बचा है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, और अगर पूछे कि कितना कूलाम चार्ज बचा है तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इसी तरह से Cl- में भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब Cl- में प्रोटॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का चार्ज रह जाएगा। अगर मैं Cl- की बात करूं तो Cl- में भी क्या होगा करके बता देता हूं। वैसे तो समझ में आ गया होगा, जैसे क्लोरीन है तो 17 क्लोरीन
17 क्लोरीन, तो प्रोटॉन कितने हैं 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, तो नेट चार्ज ऑन क्लोरीन एटम, तो यहां पर क्या होगा 17 और 17, तो क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17, तो यहां आ जाएगा 17 17। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहा Cl में 0, तो हम क्या बोलेंगे नेट चार्ज ऑन क्लोरीन एटम इज 0, क्योंकि 7 into 4.8 into 10⁻10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और 17 into 4.8 into 10⁻10 प्रोटॉन्स का चार्ज है, और इन दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस कितना रहा 0, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, ठीक है। तो नेट चार्ज क्लोरीन के अंदर कितना रहा 0 रहा, क्योंकि 17 प्रोटॉन का 17 into दिस वैल्यू और 17 into दिस, ये इलेक्ट्रॉन का ये वाला वैल्यू ऊपर वाला और नीचे वाला वैल्यू है, तो जितना नेट चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन्स पर है उतना ही नेट चार्ज 17 प्रोटॉन्स पर है, तो नेट डिफरेंस कितना हुआ 0, क्योंकि ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर मैं Cl को Cl माइनस में कर दूं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, यहां कितना रहेगा 18, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 18 आ गए, यहाँ 18 आ गए, तो यहाँ 18 हो जाएगा। अब यहाँ नेट चार्ज कितना रह जाएगा Cl माइनस पर, यहाँ नेट चार्ज कितना हो जाएगा Cl माइनस पर, वो हो जाएगा 4.8 into 10⁻⁻10 ESU। तो कुल मिला के शॉर्ट ट्रिक में बता दूं कि अगर हमको कोई भी +1 कोई भी हमारे पास अगर चार्ज है, जैसे ये हुआ Li+, Na+, K+, Rb+, Cesium+, आपने इस पे चार्ज पूछे तो कितना है 4.8 into 10⁻10 ESU या फिर 1.6 into 10⁻19 कूलम। आपको ये पूछ ले Be+2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या Sn+2, Pb+2, Fe+2, ठीक है, Zn+2, ठीक है, कुछ भी पूछ ले इस तरह से, तो इन पे चार्ज कितना रहेगा, तो +2 है, तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 into 4.8 into 10⁻⁻10 ESU और 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। Al+3 पे पूछे तो कितना हो जाएगा 3 into 1.6 into 10⁻³ कूलम। आगे मेरी बात समझ में। Mn+7 पे पूछ ले, मैग्नीक पर अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो लिख देना 7 into 4.8 into 10⁻⁻10 ESU, ठीक है। कुल मिला के M+n पर तो क्या हो जाएगा n into 4.8 into 10⁻⁻10 ESU, जो n की वैल्यू है। जैसे यहाँ n की वैल्यू n की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है, या इस केस में n की वैल्यू 2 आ रही है, इस केस में n की वैल्यू 7 आ रही है, इस केस में n की वैल्यू 3 आ रही है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई कि अगर कभी, क्योंकि ये पूछा जाए कि Mn+7 पे चार्ज कितना है, तो ऑब्जेक्टिव में +7 भी दे रखा होता है और एक ये वैल्यू भी दे रखी होती है, तो ये लिखना है, मैग्नीट्यूड पूछा है उसने, ठीक है ना। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज की बात करें तो अगर कोई A-n है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा n into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, यानी Ne, E की वैल्यू क्या है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और अगर E की वैल्यू क्या है 4.8 into 10⁻⁻10 ESU, ठीक है। जैसे Cl माइनस पे सीधा n की वैल्यू 1 है तो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, n-3 है तो 3 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और अगर यूनिट वो पूछ ली ESU वाली तो लिख देना 3 into 4.8 into 10⁻⁻10 ESU। तो इस तरह से ये थोड़ा मैं डायपोल मोमेंट से अलग निकल गया, लेकिन ये अच्छा कंसेप्ट था, जस्ट माइंड में आया, क्योंकि ये कुछ ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट टॉपिक होते हैं जो
किसी कंसेप्ट या किसी टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं होते, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो भी हमको मालूम होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने बताया कि 1/2 यूनिट लेते हैं। और बस ये लास्ट एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं कि जो डायपोल मूवमेंट होता है वो उससे हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी निकालते हैं। तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे निकालते हैं, हम इस पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में वापस डिस्कस करेंगे फजांस रूल में कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है। अभी तो खाली एक बार वीडियो बहुत लंबा हो गया, खाली फॉर्मूला देख लो, मैं इसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एक्चुअल डायपोल मूवमेंट ऑफ द बॉन्ड अपॉन डायपोल मोमेंटम ऑफ प्योर आयनिक बॉन्ड इनटू 100। ठीक है, तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ हैविंग लेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बीओ नहीं है यहाँ पर, ये था एक जस्ट मिनट। तो जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, गिवन मॉलिक्यूल है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ दे रखी है हमको ये, और ये दे रखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें सीधा हमको इससे और इससे मतलब है। ये बोल रहा है एक कोई मॉलिक्यूल है उसमें हमको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, ठीक है ना। ये बीओ को ये थोड़ा सा मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, लिखने में मिस्टेक हो गई है। तो वो जो मॉलिक्यूल है, जो बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ तो दे रखी है 1.83 एंगस्ट्रॉम, और ये दे रखा है 1.82 इट्स ऑब्जर्व मोमेंटम। ठीक है, तो चलो इसको आप एक बार पोस्ट करके रीड कर लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, लेकिन आप पोस्ट करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले में ये वैल्यूज डाल के परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मैंने फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में फजांस रूल डिस्कस करेंगे, और फजांस रूल में हम क्या डिस्कस करेंगे, यही परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, और भी बहुत कुछ पॉइंट है इसके अंदर, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा।